हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडमा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। यह इंडियन पॉलिटी का कोर्स मुख्यतः सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मददगार होगा। सॉरी यदि आप लोग किसी भी राज्य से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमपी पीएससी हो, एमपी फॉरेस्ट को हो, यूपी पीएससी हो या यूपीएससी हो, तो इन सभी एग्जामों के या यूपीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए और एमपीपीएससी या बाकी स्टेट सिविल सर्विस के मुख्य प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं के लिए हमारा कोर्स फायदेमंद रहने वाला है। तो इसको आप लोग जरूर करिए और सभी लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम लोग एक बेहतर पाठ्य सामग्री आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जिसके लिए आप लोग हमारा ये एडमा जो चैनल्स है इसको आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें यदि आपको पसंद आता है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एडमा जो क्लासेस है वो रोजाना हिंदी माध्यम में एमपीपीएससी की क्लासेस चलाता है, जिसको आप लोग सुबह 8 बजे मध्य प्रदेश से संबंधित समस्त जीके, भूगोल, यहाँ का राजनीति, इतिहास और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स होता है मध्य प्रदेश का, वो आप लोग सुबह 8 बजे जो तो क्लास में कर सकते हैं, जिसको देशांत सर पढ़ा रहे हैं। तो ये क्लास आप लोग जरूर करिए मध्य प्रदेश की, यदि आप लोग मध्य प्रदेश राज्य से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ सुबह 9 बजे हमारी क्लास चलती है भूगोल की, तो भूगोल की क्लास भी आप लोग करिए। इसके अलावा 10 बजे हमारी राज्य व्यवस्था की क्लास चलती रहती है, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसको आप लोग कर ही रहे हैं। और आप लोग साथ ही साथ शाम को कर सकते हैं 3 बजे से एप्टीट्यूड की क्लास। तो ये एप्टीट्यूड की भी क्लास करिए, क्योंकि आपको प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करने में एप्टीट्यूड का भी काफ़ी महत्व रहता है। आज देखते हैं आज हमें पढ़ना क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत। अब तक हमने मौलिक अधिकारों को पढ़ा है, जितने भी हमारे मौलिक अधिकार थे उसको हमने पढ़ लिया है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक। तो काफ़ी डिटेल में ये सारे मौलिक अधिकार के लेक्चर्स आप लोग देखेंगे, हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएंगे इंडियन पॉलिटी की, तो वहाँ पर ये सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ चुका है अब तक। जो ऐतिहासिक विकास क्रम है हमारे संविधान का, उसको पढ़ा है, संविधान सभा को पढ़ लिया है, प्रस्तावना और भाग संविधान का भाग 1 और भाग 2, भाग 3, तीन भाग खत्म कर चुके हैं। अब ये राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यदि हम लोग राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत को देखें तो ये संविधान के भाग 4 में है। ये ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में किस किस भाग में आता है नीति निषेधक सिद्धांत, तो संविधान के भाग 4 में। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है ये भी याद रखना है आपको, कि हमारे जो राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत है वो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 के बीच में है। आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत दिए हुए हैं। तो आर्टिकल जो 36 और राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है, तो ये कह रहा है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा विपेक्षित न किए, यानी अन्यथा शब्द का इस्तेमाल यदि नहीं किया गया है किसी आर्टिकल में, तो राज्य का अर्थ वही होगा, क्या होगा जो भाग 3 में हमने पढ़ा था। भाग 3 में कहाँ पर पढ़ा था आप लोग देखेंगे, जब पहला जो हमारा मौलिक अधिकार का पहला लेक्चर है उसमें आर्टिकल 12 को हमने डिस्कस किया है, उसमें राज्य के डिफिनेशंस को बताया गया है। तो वो लेक्चर आप लोग देख लेंगे, वहाँ हमने काफ़ी डिटेल में राज्य को समझाने की कोशिश की है। तो वहाँ पे उसको देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे राज्य का क्या मतलब होता है। हालांकि मैं बता देता हूँ, राज्य का मतलब होता है भारत सरकार कि कोई भी संस्था हो, भारत सरकार से संबंधित नहीं, सरकार से संबंधित कोई भी संस्था हो, चाहे वो कंपनी ही भारत सरकार की हो, या रेलवे हो, या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो हमारा उच्चतम न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, जो राज्य की सहायता से चल रहे हैं। साथ ही साथ राज्य की परिभाषा में वो सभी संस्थान भी आते हैं जैसे जो भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं। यदि पंचायत राज्य है, वो भी पंचायत भी भारत सरकार के राज्य की डिफिनीशन के अंतर्गत आएगी। नगर पालिकाएं हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, ये सरकारी विभाग कोई भी है, वो सभी राज्य के डिफिनीशन के अंतर्गत है। यानी राज्य के द्वारा जो वित्त पोषित संस्थाएं हैं वो सब राज्य के डिफिनीशन के अंतर्गत आएंगी। तो इसलिए राज्य की परिभाषा को आप लोग जानना जरूरी है, क्योंकि मौलिक अधिकार में जितने भी जगह राज्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है, राज्य का मतलब ये सभी इंस्टीट्यूट होते हैं। और इसी प्रकार ये राज्य, यहाँ पर राज्य के लिए नीति निषेधक सिद्धांत दिया गया, यानी ये किसी केवल एक चीज की, यानी सरकार की जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, वो कोई भी नियम कानून बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये निदेशक तत्व इन्हीं को ध्यान में रखकर ही वो काम करेंगे। तो इसलिए राज्य का अर्थ को आप लोग समझना बहुत जरूरी है।
एग्जाम में ऑप्शन के रूप में पूछ भी सकता है कि इसमें कौन कौन से राज्य के डिफिनीशन के अंतर्गत आते हैं। तो यदि आप लोग राज्य के डिफिनीशन को अच्छे से जानते रहेंगे तो उसको हमने आर्टिकल 12 में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो भाग 3 में जो डिफिनीशन दी हुई है राज्य की वो यही होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसके राज्य, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इससे संबंधित कुछ चीज़ें को जान लेना भी जरूरी है। ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो आर्टिकल 31 से 51 तक दिया गया है, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो ये याद रखिएगा किस संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड, ये आयरलैंड के संविधान में 1937 में शामिल किया गया था, उसी के द्वारा उसी से इसको हमने ग्रहण कर लिया है। और आयरलैंड में इस जो संविधान की विचारधारा थी उसको स्पेन से ग्रहण किया था, लेकिन जो हमारा जो संविधान है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने इन तथ्यों को विशेषता वाला कहा गया है, विशेषता यानी इनकी एक अपनी खास विशेषता है। और साथ ही साथ इसको ग्रेविन ऑस्टिन ने, जो ग्रेविन ऑस्टिन है वो मूल अधिकारों को, मूल अधिकार और हमारे जो राज्य के नीति सिद्धांत है, इन दोनों को मिला के आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे हमने देखा कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, अंबेडकर ने। मूल अधिकारों को भी संविधान की आत्मा कहा गया, और मूल अधिकार और प्लस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने आत्मा कहा है, तो ग्रेवियन ऑस्टिन ने जो तो इसको संविधान की मूल आत्मा कहा है। ठीक है, अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते क्या है इसको भी समझ। ये राज्य कोई भी कानून बना रहा है, कोई ही कार्य कर रहा है, तो उनको मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं। राज्य के निर्देशक जो तत्व हैं ये उनको मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं कि राज्य किस प्रकार कार्य करेगा। कोई भी कार्य कर रहा है, कोई भी, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, आर्थिक कार्य हो, राजनीतिक कार्य हो, कोई नियम कानून बना रहा है, तो इन आदर्शों को, इन व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं को, व्यक्तियों के बीच समानता बनाए रखने वाले ये जितने भी तत्व इसमें शामिल किए गए हैं हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, उन सबको ध्यान में रख के बनाएगा। क्यों ये सब करेगा, क्योंकि भारत एक जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये लोक कल्याणकारी राज्य पर आधारित है। मैंने भारत जो है तो वो लोक कल्याण कारी राज्य है, ठीक ना। तो लोक कल्याणकारी राज्य होने के कारण इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं, ऐसा कौन कौन से नियम है, ऐसे कौन कौन से विधियां हैं या कौन कौन से तत्व हैं जो एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक है। तो ये लोक कल्याणकारी राज्यों के लिए ये एक तरह की विषय सूची दी गई है कि इन इन आधारों पर आप कार्य करेंगे। क्योंकि हमारा जो भारत है वो पुलिस राज्य तो है नहीं, जैसा कि पुलिस राज्य किस समय था, वो ब्रिटिश कानून के समय देख रहे थे, उपनिवेश काल जो था उस समय पुलिस राज्य था। कोई भी काम होता था तो जो तो उपनिवेश वाले यानी ब्रिटिश एक पुलिस के दम पे हर कार्य को करना चाहते थे। लेकिन हमारा जो भारत है इस वर्तमान में लोकतांत्रिक भारत, वो लोक कल्याणकारी राज्य पर आधारित है। इसके अलावा आप लोग ये भी जानिए कि जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं, यदि राज्य इनका कोई उल्लंघन करता है तो यह न्यायोचित नहीं है। न्यायोचित का मतलब क्या होता है कि इनके लिए आप लोग न्यायालय में नहीं जा सकते। हमने देखा मौलिक अधिकार जितने हमारे थे वो सभी न्यायोचित थे, यानी यदि उनका उल्लंघन होता है मौलिक अधिकारों को तो आप लोग न्यायालय जा सकते थे। लेकिन यदि हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है तो आप लोग न्यायालय में नहीं जा सकते, ये जो तो न्यायोचित नहीं है। क्योंकि आर्टिकल, अगर हम लोग 37 देखें, आर्टिकल 37 क्या कहता है, इस भाग में अंतर निर्दिष्ट तथ्यों को लागू होना, कैसे लागू होगा इस बारे में बात करता है। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य का एक ड्यूटी है, राज्य का कर्तव्य है। अब ध्यान दें, किसी भी न्यायालय में तो लागू नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो कथित है, जो कहा गया है तत्व, वो देश के शासन, जो शासन व्यवस्था चल रही है, यहाँ के शासन प्रणाली है, या जितने भी राज्य जो है हमारे राज्य के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इन सब तथ्यों को ध्यान में रखकर ही कोई शासन करेंगे। और इसके अलावा विधि बनाने में भी इन तथ्यों का योगदान रहता है। एक चीज आपको और बता देना चाहता हूं मैं कि जो विधियां होती हैं, जो कानून बनते हैं, इन तथ्यों को, जो राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में तथ्य दिए हैं, इनको लागू करने के लिए राज्य जो है तो कानून बना सकता है, कोई भी विधि बना सकता है, उसको कानूनी रूप से लागू भी कर सकता है इन जो तथ्यों को। ये जो राज्य के निर्देशक सिद्धांत तथ्य दिए गए हैं।
आर्टिकल 38 क्या बात करता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। नहीं, राज्य का क्या काम होगा कि लोक कल्याण की भावना रहे। लोक कल्याण क्या, देखिए लोक कल्याण ये हम लोग देखें तो ये समाजवादी तत्व है। क्या है? समाजवादी। समाजवादी विचारक हमेशा लोकतंत्र की बात करते रहते हैं। तो समाजवादी, तो हम एक चीज और देखते हैं, जो हमारे जितने भी मौलिक अधिकार नीति निषेध सिद्धांत दिए गए हैं, ये 3 ग्रुप में बांटा जा सकता है इनको। 3 विचारधारा पर आधारित है। एक तो सामाजिक विचारधारा पर आधारित नीति निषेध सिद्धांत दिए गए हैं। दूसरा गांधीवादी विचारधारा पर आधारित बहुत सारे नीति निषेध सिद्धांत दिए गए हैं। और तीसरा जो है तो किस आधार पर दिया गया है, वो है उदार बौद्धिक सिद्धांत, यानी उदारवादी, जो उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। उदारवादी यानी उदारवादी लोग क्या करते हैं, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखते हैं। यानी गांधीवादी विचारधारा समाज को साथ लेके साथ बढ़ने की, सभी को अवसरों की समानता की बात कर, और वही समाज में सबको समानता की बात करता है समाजवादी विचारधारा। तो ये सारे अलग अलग ग्रुपों में हम लोग बांट सकते हैं। हम लोग इसको लेक्चर्स को जब समाप्त होगा तो कौन से हमारे राजनीतिक सिद्धांत किस ग्रुप में आते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आप लोग एक काम करिए, कमेंट में बताइए अगर आपको मालूम है कि कौन कौन से आर्टिकल समाजवादी हैं, कौन कौन से गांधीवादी हैं, और कौन से उदारवादी हैं। राज्य के नीति सिद्धांत के अंतर्गत इनको एक ग्रुप में अगर बांट लेंगे और याद करने में आपको आसानी होगी। अगर एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा राज्य के नीति सिद्धांत तत्व सामाजिक हैं, कौन सा गांधीवादी है और कौन सा उदारवादी, तो आप लोग उसको आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखते हैं, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था, आर्टिकल 38 का जो सेक्शन 1 है वो क्या कहता है, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे और भरसक रूप से प्रभावी स्थापना संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। आप लोगों को याद होगा जब मैंने प्रस्तावना पढ़ाया था तो उसमें भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई थी। यानी जो हमारे संविधान में प्रस्तावना है दी गई है उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है उसको और कहाँ बात कर रहा है, ये यहाँ राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में भी इसकी बात की जा रही है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मतलब अगर पूछा गया, प्रश्न किया गया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमारे संविधान में कहाँ कहाँ वर्णित हैं, तो याद रखिएगा हमारे प्रस्तावना में है, मौलिक अधिकारों में भी राजनीतिक न्याय की बात की गई है मौलिक अधिकार में, और वहीं साथ साथ राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में भी दिया गया है। तो यानी प्रश्न आ गया यदि तो कहाँ कहाँ है, तो ये, और चौथा मान ली पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, और चौथा ऑप्शन में दे दिया है सभी। तो आपको क्या टिक करना है कि सभी। तो सभी जगह प्रस्तावना में भी, मौलिक अधिकार में भी, राज्य के सिद्धांतों में भी इस प्रकार के राष्ट्रीय न्यायों की भी बात, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो इन न्याय को ध्यान में रखकर राज्य क्या करेगा, इसको प्रभाव में लाने के लिए भरसक प्रयास करेगा, इसकी स्थापना और संरक्षण करके क्या करेगा, लोक कल्याण की अभिवृद्धि, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में मदद करेगा। यह आर्टिकल 38 का 1 कह रहा है। अब वही राज्य आर्टिकल 32 का 2 क्या कहते हैं, इसको हमने संविधान संशोधन के तहत बाद में जोड़ा था। तो राज्य विशिष्टता को ध्यान रखिएगा। जो विशिष्टता है, किसी व्यक्ति को विशेष प्रयोजन, विशेष सम्मान दे दिया जाता है, विशिष्ट माना जाता है, या आय की असमानता है लोगों के बीच, तो उसको कम करने का भरसक प्रयास करेगा। यानी कि हम देखते हैं कि कुछ वर्गों को बहुत उच्च मान लिया जाता है, कुछ वर्गों को निम्न दृष्टि से देखा जाता है, तो ऐसा नहीं होगा, विशिष्टता को समाप्त करेगा। साथ ही साथ आय की जो असमानता है उसको भी कम करने के लिए प्रयास करेगा। राज्य को ये प्रयास करना है। हालांकि जो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत जितने भी दिए गए हैं इनको लागू करना भारत के, जो भारतीय राज्य है उसके पास संसाधनों की कमी होने के कारण, इसीलिए इसको न्यायोचित क्यों नहीं बनाया गया। न्यायोचित न बनाने का यही कारण है कि भारत के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे कि इन राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों को लागू किया जा सके तुरंत। यह भारत अभी उतना डेवलप्ड कंट्री नहीं था कि इन सभी सिद्धांतों को कानूनी
अधिकार दे दिया जाए, कानूनी मान्यता दीजिए कि नहीं राज्य को ऐसा करना ही होगा। ये राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत, तो ऐसा करने का जो इसमें दिया गया वो राज्य के ऐसा करने की कोशिश करेगा। ऐसा देखिए यहाँ क्या है ना, राज्य असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले, विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता को समाप्त करने का भी प्रयास करेगा। यानी कि एक ही क्षेत्र में नहीं, ये अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग व्यवसाय, किसी में भी यदि अगर किसी भी प्रकार की असमानता है तो सबको खत्म करने के, सभी को एक समान लाने की कोशिश करेगा। राज्य को ये कार्य करना होगा। इसके अलावा हम लोग आर्टिकल 39 देखें तो क्या कहता है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा, सुनिश्चित करेगा। क्या करेगा, किस प्रकार राज्य कार्य करेगा, आप ध्यान दीजिए। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, यानी चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सभी को समान रूप से वो नागरिक के रूप में एक जीवन यापन कर सके। यानी कि समान काम के अवसर का समानता दी जाती है दोनों के लिए। कोई भी यदि स्त्री पुरुष कार्य करना चाहे तो हर क्षेत्र में जा सकते हैं, कहीं किसी के लिए रोक जैसी जो तो प्रावधान नहीं रहेंगे। समान रूप से स्त्री पुरुष को समान देखा जाएगा। इसलिए देखते हैं अक्सर समाज में आंदोलन चलते हैं, समानता की बात की जाती है। तो जीने का समान रूप से अवसर प्राप्त हो, चाहे वो स्त्री हो पुरुष, किसी भी कार्य व्यवसाय हर कार्य करने के लिए दोनों को स्वतंत्रता हो। वही आर्टिकल 29 का सेक्शन 2 क्या कह रहा है, समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से साधन, यानी जो भौतिक संसाधनों का स्वामित्व है, ऐसा नहीं कि केवल मुट्ठी भर लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो जाए, जैसा कि अभी भी हम लोग देखते हैं कि है बहुत कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास अधिकतर संपत्ति उन्हीं के पास है। लेकिन राज्य को यह कोशिश करना होगा कि ये जो संपत्ति है, संसाधन है, इस पर नियंत्रण है, वो सभी के रूप में समान रूप से वितरित हो सके, अधिक से अधिक लोगों तक ये संसाधन पहुंच सके। इसीलिए राज्य जो है तो देखते होंगे बहुत से सब्सिडी वाले कार्यक्रम चलाते हैं, बहुत से पैसा देने के कार्य करते हैं, जो गरीब हैं उनको अनाज देने का कार्य करते हैं, वो सब यहीं से आता है कि राज्य जो है तो कोशिश कर रहा है कि सबको समान है, सबका हित हो सके, सभी का कल्याण हो सके, इस प्रकार के कार्य करता है। साथ ही साथ इसका आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, यानी कि जो सामान्य आदमी है उसके लिए कोई अहित ना हो। इस प्रकार धन का और उत्पादन के साधनों का वितरण पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। कुछ विशेष कंपनियों को ही अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और क्या कहता है, पुरुष और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन भी हो। जैसे हमने कहा यार, स्त्री और पुरुष दोनों को समान अवसर, हर चीज का समान मिले। इसके साथ साथ यदि जो स्त्री पुरुष जो कार्य कर रहे हैं उनको समान वेतन भी मिलना चाहिए। ये नहीं कि स्त्रियां हैं कम कार्य करेंगी उनको कम वेतन मिला, ऐसा नहीं है। दोनों को यदि समान कार्य कर रहे हैं, समान समय के लिए कार्य कर रहे हैं, तो दोनों को समान वेतन भी दिया जाना राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। राज्य ऐसा करने की कोशिश जरूर करना चाहिए राज्य को। अगला क्या कह रहा है गंगा, पुरुष और स्त्री कर्मचारियों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। तो राज्य ऐसा भी कार्य करेगा, चाहे कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, उनके जो है तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा। बहुत सी फैक्ट्रियां होती हैं, हम लोग देखते हैं, उनके व्यापक जो है तो सुरक्षा के अवसर नहीं होते, उनको व्यापक नियम कानून का पालन न करते हुए इनसे जबरदस्ती कार्य कराया जाता है। ऐसी बहुत सी संस्था है, उनके शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है। तो राज्य का ये कार्य है कि वो इन चीज़ों को ध्यान रखे और इनके किसी भी प्रकार का दुरुपयोग ना हो। साथ ही साथ बालकों की सुकुमार अवस्था का भी दुरुपयोग ना हो, यानी छोटे बालक उनसे अधिक मात्रा में कार्य, उनके जो क्षमता है उससे ज़्यादा कार्य ना लिया जाए, तो इस प्रकार का कोई भी कार्य ना होगा। और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना आना पड़े जो उनकी आय या शक्ति के अनुकूल ना हो। आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं तो जैसे पहले बधुआ मजदूरी होती थी, मजदूर यदि उनके पास पैसा नहीं है, वो कुछ चीज़ ले लिए तो उनको बधुआ होकर मजदूरी के रूप में कार्य करना, तो ऐसा भी ना होना पड़े किसी भी नागरिक को, या वो अपनी स्वतंत्रता को दांव में लगाकर किसी रोजगार को न करना पड़े। तीन राज्य का ये काम है कि उनको पर्याप्त अवसर दे कि आसानी से वो कार्य कर सके, उनके अधिकारों का भी हनन न हो, उनकी अपनी स्वतंत्रता बनी रहे। इस प्रकार को, इस चीजों को ध्यान में रखकर राज्य जो है तो इनके लिए कार्य करेगा।
ठीक है। अब ये सभी तत्व पूछा जा सकता है कि ये हमारे आर्टिकल के संविधान के या नीति निषेध सिद्धांत में किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये सभी आर्टिकल 39 में दिए गए हैं, याद रखिएगा। तो किस आर्टिकल में क्या चीज़ है इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें आपका अक्सर क्वेश्चन में इसी तरह के पूछे जाते हैं कि किस आर्टिकल में क्या बात की है, कौन से आर्टिकल किस विचारधारा से संबंधित है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये सब समाजवादी विचारधारा को हम लोग चल रहे हैं, ठीक ना। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर सुविधाएं दी जानी चाहिए और बालकों के अल्पवय व्यक्तियों के शोषण से नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा भी करना चाहिए। बालकों के संपूर्ण विकास के लिए, समग्र विकास के लिए भी कार्य करने का कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा। उनको शोषण से भी बचाने का कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा। इनको नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा भी करने की जिम्मेदारी है राज्य की, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आर्टिकल 39 का क्या कह रहा है, ये बाद में जोड़ा गया है संविधान में। तो यहाँ पर जो संशोधन होते हैं अधिकतर देते हैं जो का खा लिखे रहते हैं, अधिकतर ये नहीं कह रहा है हमेशा, लेकिन अधिकतर जो होते हैं ये संशोधन, संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़े जाते हैं। तो इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को, ये हमारे मूल संविधान में ये नहीं दिया गया था, इसको संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है इसको आप लोग जरूर देख के हमें कमेंट करिए, बताइए। तो समान न्याय और निःशुल्क जो होता है कानूनी सहायता मिलने का भी नीति निषेध सिद्धांत दिया गया है। तो राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार का काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और विशेषतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य योग्यता के आधार पर नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीत के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। यानी सबको न्याय तो प्राप्त हो, इसके साथ ही साथ ऐसा कोई भी व्यक्ति न हो यदि उसके पास अयोग्यता है या धन नहीं है या किसी प्रकार की कोई समस्या है तो ऐसा ना हो कि उसको विधिक सहायता प्राप्त ना हो। राज्य उसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की भी व्यवस्था करेगा। तो ये आर्टिकल 39 का में दिया गया है, निःशुल्क समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई है राज्य के नीति सिद्धांत आर्टिकल 39 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये हमारा था राज्य के नीति सिद्धांत से संबंधित हमारा वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही हमारे जो तो अगली वीडियो अपलोड हो, ये हम जैसे नीति सिद्धांत का भाग 1 पढ़ा है आज, ठीक ना, अभी इसके आगे भी भाग 2, 3, 4 आ सकते हैं। तो हम जल्दी से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला लेक्चर भी आपको मिल सके। इसके साथ ही साथ आप लोग हमारे एडमा क्लासेस की यदि अन्य हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर इन सब का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग इससे जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जरूर जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पर इस लेक्चर की PDF मिलेगी आपको। साथ ही साथ वहाँ पर डेली क्विजेस आते हैं, तो इन क्विज को आप लोग सॉल्व करेंगे, इससे आप लोग को प्रारंभिक जो परीक्षा है उसकी अच्छी बेहतर तैयारी हो सकेगी। तो आप लोग प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यास प्रश्न जरूर हल करते रहिए, इससे आपको काफ़ी रिवीजन भी हो जाता है और आपको अच्छा एग्जाम में मदद मिल जाती है। तो एक बार पुनः धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू।